अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान के JF-17 थंडर और एयरफोर्स ने 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीते हैं और ये बैनुल-अक़वामी अवार्ड बरतानिया में मुनक़्क़द होने वाली दुनिया की मोतबर तरीन रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू नाम की एक डिफेंस एग्जीबिशन के दौरान जीते गए हैं। अब ये एग्जीबिशन गुज़िश्ता 50 साल से मुनक़्क़िद हो रही है। दुनिया के 30 से ज़ायद बड़े जो मिलिट्री माइट ममालिक हैं इसमें शामिल होते हैं। 250 से ज़ायद एयरक्राफ्ट इसके अंदर डिस्प्ले के लिए रखे जाते हैं। तो एक पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा, उसे इसमें अवार्ड दिया गया है, और दूसरा हमारा C-130 हरकुलस तैयारा जो है उसे भी इसमें अवार्ड दिया गया है। पहला अवार्ड डिस्कस करें जो JF-17 थंडर तैयारे को दिया गया है, स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी। इसकी शानदार प्रवास और एयर टू एयर फ्यूलिंग की वजह से ये अवार्ड मिला है। पाकिस्तान से उड़ने वाला JF-17 थंडर 6500 किलोमीटर से ज़ायद की मुसाफत तय करके बरतानिया में वाक़ रॉयल एयरफोर्स बेस फेयरफोर्ट तक पहुंचा और वहां पर उसने लैंड किया। इस दौरान कहीं से इसने उतर कर फ्यूल नहीं लिया, बल्कि एयर टू एयर फ्यूलिंग की गई है। हवा में ही इसने फ्यूल हासिल किया है। अब ये जो एयर टू एयर फ्यूलिंग की टेक्नोलॉजी है ये दुनिया में 20 से 25 ममालिक के पास है। जो बड़े मिलिट्री वाले ममालिक हैं, बड़ी एयरफोर्स वाले ममालिक हैं, उनमें से एक हम भी हैं। तो ये हमारी तकनीकी महारत का एक एतराफ़ भी है, हमें ये अवार्ड मिलना। इसके साथ साथ पाकिस्तान को दूसरा अवार्ड जो मिला वो हमारा C-130 हरकुलस तैयारे को मिला। उसका जो हमने डिज़ाइन किया था, पेंट जो उसके ऊपर किया था, उसकी वजह से उसे कंकस ऑफ एलिगेंस का अवार्ड मिला। एक तो इस साल ये जो होने वाली रेट 2025 नाम की डिफेंस एग्जीबिशन है रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू के नाम से, वो थीम जो था आइज इन द स्काई उसके पैटर्न पे डिज़ाइन किया गया था। इस तैयारे को बिल्कुल एक शाहीन की तरह बिल्कुल पेंट किया गया था। सामने से एक शाहीन लगता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। फिर दूसरा इसकी टेल जो है उसको दोनों तरफ से पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास जो खुसूसियात हैं और हमारी जो हिस्ट्री रही है उसके साथ मुज़य्यन किया गया। हमारे पास कौन से स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट हैं और हम जो आगे एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं खुद, एक तो हम बनाने जा रहे हैं जो तुर्की की मदद से होगा, कान का प्रोजेक्ट है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। दूसरा हम चाइना के साथ मिलकर कोशिशें कर रहे हैं, तो उसको भी हमने उसमें दिखाया है। दूसरी तरफ हम लोगों ने अपनी एयर सुपीरियरिटी और माजी के जो मार्के हैं उसको भी इसमें दिखाया है। इस वजह से इस एयरक्राफ्ट को इस कैटेगरी में इंतहाई पसंद किया गया है। याद रहे, इससे पहले पाकिस्तान 2 मरतबा ये वाले अवार्ड जीत चुका है। एक था 2016 के अंदर जब हम लोगों ने 1965 की जंग को अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर पेंट किया था, विजुलाइज करवाया था कि हमने वो जंग किस तरह लड़ी थी, उस वक्त ये अवार्ड मिला था। फिर 2018 के अंदर हम लोगों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान में एक ऑपरेशन हुआ था ज़र्ब-ए-अज़्ब नाम का, उसको इस तमाम एयरक्राफ्ट के ऊपर हम लोगों ने सजाया था, बनाया था। उस वजह से लोगों ने इसको बहुत पसंद किया था। तो इन तमाम वजूहात की वजह से एस्थेटिकली और ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव ट्रिब्यूट था जो लोगों को हम लोगों ने दिखा के हासिल किया है। तो पाकिस्तान अगर नियत कर ले तो कोई ऐसा मार्का नहीं है, कोई ऐसा मोर्चा नहीं है जो फतह ना कर सके। हमारा मसला ये है कि हम बहुत थोड़ी जगहों पर अपनी कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को शो ऑफ करते हैं, बाकी जगह पर हम अपने ज़ाती मफादात के अंदर उलझे रहते हैं। तो देखिए, दुनिया के 30 बड़े एयरफोर्स रखने वाले ममालिक की फहरिस्त के अंदर अगर हम 2 अवार्ड लेने में कामयाब हो जाते हैं, और एक ऐसी जगह जहाँ पर 250 से ज़्यादा तैयारे मौजूद हो, यानी कि बरतानिया ख़ुद वहाँ मौजूद है, फ्रांस वहाँ पे मौजूद है, बेल्जियम मौजूद है, जर्मनी मौजूद है, ये बड़े बड़े इकनॉमिकली तगड़े मुल्क जिनकी बड़ी बड़ी एयर फोर्सेस हैं, अगर वो वहाँ पे मौजूद हैं और हम उनके अंदर एक ख़ास अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो ये इसी तरह ही है कि पाकिस्तान की अगर मिसाल के तौर पे फुटबॉल टीम जाती है और वर्ल्ड कप के अंदर कोई टॉप 3 में से कोई एक कप ले आती है, कोई अवार्ड ले आती है, तो वो बड़ी बात होगी ना। तो हमें सोचना चाहिए कि अगर हम इन मैदानों के अंदर आगे बढ़ सकते हैं तो हम दीगर मैदानों में क्यों पीछे रह जाते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास खुदा न खास्ता कोई टैलेंट की कमी है, ये भी नहीं है कि हमारे पास ऐसा कोई वसाइल की भी कमी है,
दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हम करते क्या है कि टैलेंट की बेकदरी करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। राइट मैन फॉर द राइट जॉब हम लगाते ही नहीं हैं। अपने सरकारी महकमों में चले जाएं, यानी ज़राअत के महकमे का जो सेक्टी लगाया होगा उसकी डिग्री हो सकता है आईटी की हो। अब उस आईटी वाले को क्या पता कि ज़राअत की डायनामिक्स क्या है। इसी तरह लाइफ स्टॉक का जो सेक्टी लगाया होगा हो सकता है वो सिविल इंजीनियर हो, उसको दूर दूर तक ना पता हो, ज़िंदगी में कभी उसने जिम्मेदारा भी ना किया हो कि उसे पता हो कि जानवरों की नस्लें कैसी हैं, इनकी नस्ल कशी कैसे की जाती है, बाकी तमाम चीज़ें कैसे की जाती हैं। रेलवे के अंदर आप उठा के वापडा का बंदा घुसा देते हैं, वापडा वाले बंदे को आप उठा के किसी और फजूल से महकमे के अंदर डाल देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से सही जगह पर सही एक्सपर्ट नहीं लग पाता। फिर जो उसकी तालीम होती है, उसका एक्सपीरियंस होता है, उसकी बुनियाद पर हम उससे डिलीवरी नहीं ले पाते। हमारी हुकूमतों का अब ये सोचना होगा, जिसमें तमाम सूबाई हुकूमतें भी हैं, वफाकी हुकूमत भी है, कि आप जिस कैडर के अंदर किसी को इंडक्ट करेंगे वो अफसर उसी कैडर में आगे जाए। ये नहीं हो सकता कि हर अफसर हर महकमे को हेड करके वहाँ पे काम चला ले, ये मुमकिन नहीं है। आप दुनिया का ज़हीन तरीन शख्स भी ले आएँ तो वो हर महकमे को हेड नहीं कर सकता। मुझे आप कह दें कि आपने आज के बाद सेहत को देखना है, तो मुझे क्या पता कि दुनिया में कितनी बीमारियां हैं या इवन दुनिया में कितनी आज तक दवाइयां बन चुकी हैं। तो इसी तरह ही है कि हर शख्स हर फील्ड के लिए बना, खा हमारा ब्यूरोक्रेट ही क्यों ना हो। हमारे ब्यूरोक्रेट्स की भी मोनोपोली है, उनको तरक्कियां चाहिए होती हैं, वो चाहते हैं ये सिस्टम चलता रहे। लेकिन हमारी हुकूमतों ने सोचना है कि इस मुल्क में मौजूद टैलेंट से फ़ायदा उठाना है और फिर हमारे पास जो दस्तयाब वसाइल हैं उनको सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल करना है, ताकि एक तो उनका ज़िया ना हो और दूसरा उनसे मैक्सिमम हम लोग कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकें। ये एक ऐसा तरीका होगा जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान को तरक्की के सफ़र पर डाल सकते हैं। हम इस मुल्क के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अबूर कर सकते हैं। अगर हम दुनिया का सबसे महंगा नुस्खा एटम बम हासिल करके उसे पाकिस्तान जैसी कमज़ोर मईशत में बना कर चला सकते हैं और इंडिया की आंखों में आंखें डालकर गुज़िश्ता 78 साल से जी रहे हैं, तो कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं जो हम ना कर सकते हों। ज़रूरत है तो नीयत की है। जब हमारी हुकूमतों ने नीयतें ठीक कर लीं तो यकीन कीजिए यही मुल्क जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कल डिफ़ॉल्ट करेगा या परसों, इसके हालात पिछले 78 साल से ही ख़राब हैं, ये नाजुक मोड़ पर ही खड़ा है, यही मुल्क आपको दुनिया के टॉप 10 ममालिक के फहरिस्त में उस सफ़ में खड़ा होकर दिखाएगा और हम इंशाल्लाह अपने लाइफ स्पैन के अंदर वो दिन देख सकते हैं, बशर्ते हमारी सिमत ठीक हो। नाज़रीन, ये था आज के एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।